हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जो हमने 2023 में IC38 के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की थी, आज है उसका सेकंड पार्ट। तो इस पार्ट में हम करेंगे फर्दर 30 और क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेनिफिट्स डैश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो किसे फ़ायदा पहुंचाती है, और इसका आंसर आपने याद रखना है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री होती है ये किसी भी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू इंश्योरेंस एजेंट्स। आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जो कि इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ग्रेस पीरियड। अब आपको बताना है कि ग्रेस पीरियड क्या होता है। तो बच्चों, आपने ये ध्यान रखना है कि ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि जब हम कोई पॉलिसी करवाते हैं तो हम उसका जो है प्रीमियम भरते हैं। अब वो प्रीमियम हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली मोड में भरते हैं। अब कंपनी हमें प्रीमियम भरने के लिए एक 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है कि जिस दिन हमारा पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू होता है उससे 30 दिन का समय हमें दिया जाता है कि उस 30 दिनों में हम अपना प्रीमियम जो है वो जमा करवा सकते हैं, हमारी पॉलिसी बंद नहीं होगी। तो उस 30 दिन के पीरियड को ग्रेस पीरियड कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना है। और जो आपको क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस होंगी। तो जो ऑप्शन होगी जिसमें लिखा होगा 30 डेज या एक महीना, मीन्स 30 दिन या फिर एक महीना, क्योंकि कई महीनों में भाई 31 दिन होते हैं, फिर 28 दिन का भी होता है। तो 30 डेज और 1 मंथ की जो ऑप्शन होगी उस पर आपने क्लिक करना होगा। अब देखिए, इसका आंसर दिया गया है, एडिशनल टाइम पीरियड प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू पे प्रीमियम आफ्टर इट हैज़ बिकम ड्यू। ड्यू हो जाने के बाद जो एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है उसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर फर्स्ट प्रीमियम द कंपनी विल इशू डैश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम पॉलिसी करवाते हैं तो हम पहला प्रीमियम भर देते हैं। अब पहला प्रीमियम भरने के बाद जो हम अगले प्रीमियम्स भरते हैं, फर्दर जो और प्रीमियम्स भरते हैं, उस पर कंपनी हमें क्या इशू करती है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जब हम पहला प्रीमियम जमा करवाते हैं उस पर तो हमें मिलती है फर्स्ट प्रीमियम रिसीट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में FPR भी कहते हैं। पर जब पहले प्रीमियम के बाद हम दूसरा, तीसरा और फर्दर जो आगे प्रीमियम्स जमा करवाते रहते हैं उस पर इंश्योरेंस कंपनी हमें रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट देती है। क्योंकि देखिए, हर बार हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का वो क्या होता रहता है, रिन्यू होता रहता है। तो रिन्यूअल पर हमें मिलेगी रिन्यूअल प्रीमियम रिसीट। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IBAI मीन्स। देखिए, IBAI की आपको फुल फॉर्म बतानी है और आपको याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई अ लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म ऑफन आस्क्स फॉर प्रपोजर्स हाइट टू एनेबल अ रीजनेबल कंपैरिजन विद प्रपोजर्स डैश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब लाइफ इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है तो प्रपोजर की हाइट पूछी जाती है और साथ में कंपैरिजन करने के लिए उसका क्या चीज़ जो है वो पूछा जाता है या बताना ज़रूरी होता है। तो देखिए, हाइट के साथ वेट जो है जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाइट और वेट के कंपैरिजन से BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि ये व्यक्ति स्वस्थ है या फिर नहीं है। तो हाइट के साथ हमेशा वेट भी जानना चाहती है एक इंश्योरेंस कंपनी। किसका? जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस अपनी करवानी है उसका। तो क्योंकि इसके लिए BMI कैलकुलेट किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट आर वैलिड एड्रेस प्रूफ्स, आपको बताने हैं कि जो वैलिड एड्रेस प्रूफ्स रहेंगे अगर हमें इंश्योरेंस करवानी है तो वो क्या क्या होंगे। तो भाई राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी वो प्रूफ्स हैं जिनमें हमारा एड्रेस दिया रहता है और इंश्योरेंस कंपनी इन्हें एक वैलिड एड्रेस प्रूफ की तरह मानती है। तो ये सभी आपने याद रखने हैं, किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड एज प्रूफ्स। अब देखिए कि क्या होंगे वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ्स जो कि इंश्योरेंस कंपनी जिन्हें मान्यता देती है। तो वो होंगे स्कूल सर्टिफिकेट, जैसे हमारा 10वीं का सर्टिफिकेट हो जाता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जैसे अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं तो जो भी हमारा ऑफिस के द्वारा दिया गया कार्ड है, गवर्नमेंट आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड विद फुल डेट ऑफ बर्थ। तो ये सभी जो हैं ये स्टैंडर्ड एज प्रूफ्स आएंगे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि अगर पॉलिसी किसी बच्चे की जा रही है जो स्कूल नहीं जा रहा है तो उसके लिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसके एज प्रूफ की तरह यूज़ किया जाता है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। आपको भारत में जो सबसे पहली इंश्योरेंस कंपनी थी उसका नाम बताना है। तो देखिए उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और इसकी स्थापना हुई सन 1818 में। पर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी ये एक भारतीय कंपनी नहीं थी, ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों की इंश्योरेंस करते थे। वो भारतीयों को इस काबिल नहीं समझते थे कि उनकी इंश्योरेंस की जा सके, और अगर वो करते भी थे तो बहुत ही महंगे रेट्स में करते थे। तो ये थी भारत की जो पहली हम कह सकते हैं भारत में जो पहली ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, भारत में पहली इंश्योरेंस कंपनी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि नेम द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। अब देखिए ये है कि भारत की जो पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी थी उसका नाम आपको बताना है। तो जो सबसे पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी थी उसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल अश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड और इसकी स्थापना हुई थी सन 1870 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। भाई नॉन लाइफ का को हम जनरल इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो भारत की जो पहली नॉन लाइफ या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी उसका नाम था ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी सन 1850 में। तो ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ध्यान से याद रखना है, 9, 10 और 11। अब है आपका अगला क्वेश्चन, इन मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट जिसे MWP एक्ट भी कहा जाता है, MWP एक्ट 1874, पॉलिसी क्लेम और मेच्योरिटी चेक इज पेड टू डैश। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें MWP एक्ट की बात की गई है। तो बच्चों MWP एक्ट का मतलब होता है मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट। ये एक प्रकार का एक्ट है जिसके अंडर अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी करवाता है और अपनी पॉलिसी को MWP एक्ट के अंडर खरीदता है तो उसमें मिलने वाला जो लाभ है, चाहे वो क्लेम का लाभ हो या फिर मेच्योरिटी का लाभ हो, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चों का ही अधिकार होता है और उन्हें वो जो पैसा है वो ट्रस्टी के थ्रू ही मिलता है। तो आपने ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई MWP एक्ट के अंडर या तो पॉलिसी क्लेम है या फिर जो मेच्योरिटी चेक है वो किसे पेएबल होगा। तो पेएबल तो होगा वो किसे, ट्रस्टी को, पर फिर वो ट्रस्टी से उस व्यक्ति के बच्चों और पत्नी को चला जाएगा। ट्रस्टी सिर्फ देखभाल करने के लिए होता है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, इफ द पॉलिसी इज एंडोर्स्ड अंडर MWP एक्ट द बेनिफिशरीज आर वाइफ एंड डैश। अब देखिए इसका आंसर तो हम पिछले क्वेश्चन में ही कर चुके हैं कि अगर कोई पॉलिसी MWP एक्ट के अंडर एंडोर्स्ड है तो जो बेनिफिशरीज हैं वो कौन कौन होंगे। तो बेनिफिशरीज जो हैं वो कौन होंगे, वाइफ और चिल्ड्रन। मतलब जिसने पॉलिसी ली हुई है वो भी इसका बेनिफिशरी नहीं होगा, उसकी वाइफ और बच्चे ही जो हैं बेनिफिशरी होंगे। तो इसका आंसर आया वाइफ एंड चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A policy is affected under MWP Act if the policy holder doesn't appoint a special trustee to receive and administer the benefits under policy, the sum secured under policy becomes payable to dash. अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिसी को लिया गया है MWP एक्ट के अंडर, और जो पॉलिसी होल्डर था जिसने अपने लिए ये पॉलिसी करवाई थी, उसने उस पॉलिसी में किसी स्पेशल ट्रस्टी को अपॉइंट नहीं किया जो कि पॉलिसी में होने वाले बेनिफिट्स को देखभाल कर सके। तो जो सम सिक्योर्ड होगा, मतलब जो उस पॉलिसी में जो पैसा मिलेगा, जो भी धन मिलेगा, वो किसे पेएबल होगा। तो देखिए अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करता है तो सरकार के द्वारा ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि उस पॉलिसी में मिलने वाले लाभों का देखभाल करता है और फिर उसे उस पॉलिसी होल्डर की पत्नी और बच्चों तक पहुंचा देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ स्टेट, जिसका मतलब होता है कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया ट्रस्टी। अब है आपका अगला प्रश्न। अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द लॉसेस कवर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस। भाई की मैन इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस होती है जो जनरली बड़े बड़े बिजनेसमैन करवाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी बिजनेस है या कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पर एक कोई बड़ा व्यक्ति होगा, बड़ा व्यक्ति आई मीन टू से जैसे कोई सीईओ हो गया या फिर एमडी हो गया उस कंपनी का, जिसके ना रहने से कंपनी पर बहुत नुकसान हो सकता है। तो कीमैन इंश्योरेंस ऐसे ही व्यक्ति की इंश्योरेंस की जाती है ताकि अगर उस व्यक्ति को कुछ हो गया तो उस इंश्योरेंस से मिलने वाला पैसा जो है वो इंडस्ट्री में लगाया जा सके ताकि इंडस्ट्री को नुकसान से बचाया जा सके। तो ऐसी इंश्योरेंस को कीमैन इंश्योरेंस कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से लॉसेस हैं जो कि कीमैन इंश्योरेंस में कवर किए जाते हैं। तो इसका आंसर है लॉसेस रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन अ की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। मीन्स अगर जो की पर्सन है, मेन व्यक्ति जो है, अगर वो काम करने लायक नहीं रहा, मृत्यु हो गई है उसकी, तो जो पीरियड जिस टाइम पे काम नहीं हो पाया और लॉसेस हो गए हैं कंपनी को, तो वो जो पैसा है वो उन लॉसेस को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कीमैन इंश्योरेंस से ही रिलेटेड है। सम अश्योर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस इज जनरली लिंक्ड टू डैश। आपको बताना है कि जो कीमैन इंश्योरेंस में सम अश्योर्ड रहता है कि भाई कीमैन इंश्योरेंस आपने ली है ना, और उसका जो सम अश्योर्ड है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, भाई कितना सम अश्योर्ड दिया जाएगा कीमैन इंश्योरेंस में, वो डिपेंड करता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर। मतलब जो बिजनेस है जो जिसके बिहाफ पर कीमैन इंश्योरेंस करवाई जा रही है, उस बिजनेस से कितना फ़ायदा आ रहा है, तो सम अश्योर्ड उसी वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर है बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पॉलिसी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू होम लोन बोरोवर्स। अब देखिए कि आजकल ट्रेंड है कि हमने जब घर खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, होम लोन ले लेते हैं, और जब तक होम लोन चलता रहता है हमारा जो घर है वो बैंक के पास गिरवी पड़ा रहता है ना। तो अब अगर ऐसी स्थिति में जो होम लोन भर रहा है, ईएमआई भर रहा है व्यक्ति, हेड ऑफ द फैमिली, उसके साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो बैंक तो परिवार को नहीं रहने देगा ना घर में, वो तो निकाल देंगे 1-2 महीने के नोटिस के बाद। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए एक इंश्योरेंस है, ये एक प्रकार की टर्म इंश्योरेंस की ही टाइप होती है और इसका नाम होता है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। देखिए इसमें जो शब्द मॉर्टगेज है ना, इसका मतलब होता है गिरवी। अब क्योंकि जब तक होम लोन चलता रहता है हमारा घर जो है वो बैंक के पास गिरवी पड़ा रहता है, तो ये जो पॉलिसी है ये मॉर्टगेज की स्थिति में हेल्पफुल रहती है। मींस जो लोग होम लोन लेते हैं उनके लिए कौन सी पॉलिसी है जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगी, वो है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, और शॉर्ट फॉर्म में इसे MRI कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। विच लाइफ इंश्योरेंस पेज ऑफ पॉलिसी होल्डर्स मॉर्टगेज इन द इवेंट ऑफ पर्सनस डेथ। अब देखिए समझ गए आप कौन सी पॉलिसी है जो मॉर्टगेज को दे देगी अगर व्यक्ति की डेथ हो गई।
तो उस पॉलिसी का नाम है मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेट कर रहा है इसी से, MRI कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर डैश। अब देखिए ये जो मॉर्टगेज पॉलिसी होती है ना, ये एक प्रकार की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। इसमें क्या होता है कि पहले तो सम अश्योर्ड होता है ज़्यादा, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है जो लोन है वो कम होता जाता है, इस पॉलिसी का जो सम अश्योर्ड है वो भी कम होता जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति पर और उस लोन पर जो लोड है या खतरा है वो कम हो रहा है ना। तो क्या है कि जैसे ही आखिरी जो EMI है वो भर दी जाती है, तो जो हमारी जो ये मॉर्टगेज इंश्योरेंस है इसका जो सम अश्योर्ड है वो भी ज़ीरो हो जाता है। तो इसकी कैटेगरी जो होती है ना वो डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस होती है, मींस डिक्रीजिंग मोड पर ये चलती है, तो इसे डिक्रीजिंग मोड वाली टर्म इंश्योरेंस भी कहा जाता है। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बच्चों आपको बताना है कि जो नॉन ट्रेडिशनल, जिसको हिंदी में गैर पारंपरिक इंश्योरेंस कहते हैं, वो कौन सी होती है। तो देखिए जो हम इतने समय से कर रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस है, फिर हमारी मनी बैक पॉलिसी है, या फिर होल लाइफ इंश्योरेंस है, ये सारे आ जाते हैं ट्रेडिशनल प्लान्स में, मींस पारंपरिक, जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। पर जो नॉन ट्रेडिशनल है, नए ज़माने के प्रोडक्ट्स हैं, उनमें मेनली 3 हैं जो कि इंडिया में खरीदे और बेचे जाते हैं। इनका नाम है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस और यूलिप। और यूलिप को हम बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट। आपको बताना है कि ये जो यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस अभी हमने जिसकी बात की, नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी भाई USA में, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, इसी के साथ बता देती हूँ कि भाई जो ये हमारे नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं ना, चाहे यूलिप है चाहे यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है ना बच्चों, वो हमेशा इंश्योर्ड यानी कि बीमित व्यक्ति ही बियर करता है। मतलब अगर पैसा ऊपर नीचे हो गया मार्केट के ऊपर नीचे होने से, तो उस नुकसान को इंश्योर्ड व्यक्ति जिसने वो बीमा खरीदा है वही बियर करेगा, कंपनी नहीं बियर करेगी। तो ये ध्यान रखना है आपने ये वाला क्वेश्चन भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन बी कवर्ड इन अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। आपको बताना है कि एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, वो हेल्थ भी हो सकती है, लाइफ भी हो सकती है, तो उसमें कौन कौन कवर होंगे। जनरली तो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी की जब हम बात करते हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस की ही बात करते हैं। तो भाई उनमें कवर हो जाते हैं 4 लोग। इन चारों को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। एक तो हो गया आपका स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है जीवन साथी। दूसरे नंबर पर आ गए आपके चिल्ड्रन, मतलब आपके बच्चे। तीसरे पर आ गए आपके पेरेंट्स, मतलब माता पिता। और चौथे नंबर पर आ गए आपके पेरेंट्स इन लॉज, यानी कि सास और ससुर। तो एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में ये 4 लोग जो हैं ये कवर हो जाते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, ये आपने याद रखना है। वेयर डज कस्टमर कैन लॉज इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट। अब देखिए कि कोई कस्टमर है, इंश्योरेंस पॉलिसी उसने खरीदी थी, पर उसे उस इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएगा। तो इसका आंसर है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, हिंदी में इसे बीमा लोकपाल भी कहा जाता है। देखिए वैसे तो जो इंश्योरेंस है ना, ये एक प्रोडक्ट होता है, जैसे और सामान हम बाज़ार से लेते हैं उनको इंग्लिश में गुड्स हम कह देते हैं, तो है तो इंश्योरेंस भी एक प्रोडक्ट ही, पर एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी गुड है जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसका ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ये एक प्रकार का इनटेंजिबल प्रोडक्ट या इनटेंजिबल गुड होती है। तो देखिए जैसे और सामान हम खरीदते हैं वहाँ पे हम कंज्यूमर हैं, उसी प्रकार से जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तब भी हम एक कंज्यूमर बन जाते हैं। तो पहले तो कंज्यूमर कोर्ट्स में ही हमें धक्के खाने पड़ते थे, पर 1998 में सरकार ने इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का गठन किया, जिनका मेन काम था इंश्योरेंस रिलेटेड कंप्लेंट्स को हैंडल करना, उन मामलों को हैंडल करना, देखना और फिर उनके जो भी रिजल्ट्स हैं वो देना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, और इसकी स्थापना कब हुई,
1998 में, 1998 में। एक्सपेंड द टर्म आईजीएमएस। अब देखिए आईजीएमएस एक टर्म है, आपको उसको एक्सपेंड करना है, यानी कि उसकी फुल फॉर्म बतानी है। फुल फॉर्म है इसकी इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ओम्बड्समैन की बात की, ओम्बड्समैन का मेन काम क्या था, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, मामले हैं, उनको सॉल्व करना। तो उसी प्रकार ये जो इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम बना हुआ होता है जहाँ पे, जिसके थ्रू हम अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं आईआरडीआई में, और फिर वो जो हमारी कंप्लेंट्स हैं वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के द्वारा सुनी जाती हैं। तो मतलब ये भी एक शिकायत निवारण तंत्र होता है, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट लॉज इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब देखिए कि जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, जिसकी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात की, यहाँ पर वो केस सुने जाते हैं जहाँ पर जो कंपनसेशन क्लेम है उसकी वैल्यू होती है कम, 20 लाख रुपए से कम, ठीक है ना। पर जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, यहाँ पर कंप्लेंट सुनी जाती है 1 करोड़ रुपए तक का जो क्लेम होगा, मतलब 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का जो क्लेम है, अगर मतलब क्लेम है जो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और जिसकी वैल्यू है 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक, तो हम उसकी कंप्लेंट कहाँ पे करेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम लेवल पर करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट लॉज इन द स्टेट कमीशन। अब यही अगर जो क्लेम है जो कंपनी के द्वारा रिजेक्ट किया गया है कंपनसेशन क्लेम, उसकी वैल्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, तो सुनवाई कहाँ पे होगी, स्टेट कमीशन में। और इसी से रिलेटेड तीसरा जो क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड कंप्लेंट लॉज इन द नेशनल कमीशन। तो भाई अगर नेशनल कमीशन है ना, अगर जो कंपनसेशन क्लेम है उसकी वैल्यू ना 10 करोड़ से ऊपर है, तो नेशनल कमीशन में उसकी कंप्लेंट की जाती है। बच्चों इन तीनों क्वेश्चंस को ना आप ध्यान से एक बार से फिर से सुनो। देखो पहले क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था वो ना 20 लाख रुपए तक की सुनवाई करता था, पर अब इसकी लिमिट जो है वो 20 लाख से 1 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार जो स्टेट कमीशन था उसकी पहले लिमिट थी 20 लाख से 1 करोड़, पर अब वो है 1 करोड़ से 10 करोड़। और नेशनल कमीशन की जो लिमिट थी वो अप टू 1 करोड़ थी, जो कि अब हो गई है 10 करोड़ से अबव। तो कुछ बुक्स में पुरानी ही वैल्यूज़ दी हुई है। अब आपने देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से आपने जो है आंसर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज द कंप्लेंट टू बी लॉन्च्ड विद एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। आपको बताना है कि अगर हमने ये जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करनी होती है ना, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। 4-5 पॉइंट्स मैं बताऊंगी और ये अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग वे से पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपने याद रखना है कि जो कंप्लेंट है ना वो हमेशा रिटर्न में की जाएगी, ना कोई मेल के थ्रू, ना कोई फ़ोन के थ्रू, ना या न्यूज़पेपर में कोई ऐड के थ्रू, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपली कागज़ पर रिटर्न में इसे दे दिया जाता है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो कंप्लेंट है रिजेक्शन, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी ने जिस दिन क्लेम रिजेक्ट कर दिया उससे 1 साल का टाइम पीरियड रहता है कि हम जाके अपनी कंप्लेंट इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में करवा सकते हैं। मीन्स कंप्लेंट इज टू बी मेड विद इन 1 ईयर ऑफ रिजेक्शन ऑफ द कंप्लेंट बाय द इंश्योरर। फिर है कि जो कंप्लेंट है ये पर्सनली कर दी जाती है। मीन्स इसमें हमें किसी प्रकार के वकील की आवश्यकता नहीं रहेगी, पर जो व्यक्ति है जिसका क्लेम है, या तो वो खुद या फिर जो भी उसके बेनिफिशियरी हैं वो जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर है कि भाई इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के लिए ना कोई भी फीस या फिर चार्ज नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, विदाउट एनी फ़ी है। नेक्स्ट आपने बात याद रखनी है कि जो कंप्लेंट है ना वो चाहे प्राइवेट इंश्योरर है चाहे फिर गवर्नमेंट इंश्योरर है। अब देखिए कि भारत में गवर्नमेंट इंश्योरर तो एक ही है, LIC, और बाकी जितनी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो सारी प्राइवेट हैं। तो कंप्लेंट चाहे तो प्राइवेट इंश्योरर है चाहे तो गवर्नमेंट इंश्योरर है, किसी के भी अगेंस्ट जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पे कंप्लेंट जो है वो की जा सकती है। तो ये जो 5 हमने पॉइंट्स किए, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान से इन पॉइंट्स को समझ के फिर क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम द डॉक्यूमेंट विच इज नेसेसरी टू सबमिट ओनली इन
एक्सीडेंटल डेथ क्लेम। आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जिसको सबमिट करना बहुत बहुत आवश्यक है, जरूरी है। किस केस में? अगर जो डेथ है वो एक्सीडेंट से हुई है। देखिए बच्चों, जो डेथ क्लेम्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल डेथ क्लेम और एक होता है एक्सीडेंटल डेथ क्लेम। नेचुरल डेथ में क्या आ जाता है कि घर में नॉर्मली बंदा बीमार हुआ, मर गया, या फिर नॉर्मली जो बीमारी से जो मृत्यु है वो नेचुरल डेथ में आती है। पर जो एक्सीडेंट से, जैसे रोड में एक्सीडेंट हो गया, वो हो गई एक्सीडेंटल डेथ, है ना। तो जो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम होता है ना, उसमें एक रिपोर्ट होती है जिसे इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। ये लगानी बहुत ज़रूरी होती है। अब ये इनक्वेस्ट रिपोर्ट मिलती कहाँ से है? देखिए, जब एक्सीडेंट होता है मोस्टली रोड पर, तो पुलिस आ जाती है। पुलिस क्या करती है? डेड बॉडी को उठा के ले जाती है। फिर उसका पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर्स, और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर पुलिस अपनी एक रिपोर्ट बना के देती है जिसे इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहा जाता है। तो एक्सीडेंटल डेथ क्लेम में इनक्वेस्ट रिपोर्ट लगाना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक नहीं, मैं कहूँगी कि ज़रूरी ही है ना। नेचुरल डेथ क्लेम में तो ये मिलेगी ही नहीं। तो इसका क्वेश्चन भी अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि एक्सीडेंटल डेथ क्लेम में इनक्वेस्ट रिपोर्ट लगाना आवश्यक है। अब है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज अर्ली डेथ क्लेम। आपको बताना है कि अर्ली डेथ क्लेम क्या होता है। देखो, किसी ने अगर पॉलिसी करवाई और पॉलिसी करवाने के 3 साल के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो क्लेम बनता है उसे अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। मीन्स अगर किसी ने पॉलिसी करवाई, पॉलिसी करवाने के 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद अगर व्यक्ति की डेथ हो गई है, और 3 साल कंप्लीट होने से 1 महीने पहले भी अगर उसकी डेथ हो गई है, तो ये सारे क्लेम्स जो हैं ये अर्ली डेथ क्लेम कहलाते हैं। इनकी जो इंक्वायरीज़ है या फिर जो इनकी तफ्तीश की जाती है, जांच वगैरह की जाती है, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि अर्ली डेथ क्लेम्स को ही हैंडल करता है। तो इसका आंसर है, इफ़ द इंश्योर डाइज विद इन 3 years ऑफ पॉलिसी ड्यूरेशन। Thanks for watching the video and best of luck.